जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा। आज है 2 फरवरी, सुबह के बज गए हैं 7 और आपके अपने प्यारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर मैं लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज। कल 1 फरवरी को संसद में बजट पेश हुआ है, तो आज का ज़्यादातर जो प्रश्न है करंट अफेयर का बजट से रिलेटेड है। करंट अफेयर की सीरीज शुरू करूं उससे पहले मैं आपको देना चाहता हूं खुशखबरी कि कोचिंग जंक्शन पर आपके भारी डिमांड पर यूपीएसआई का केजीएफ बैच शुरू हो चुका है, कर जा फतेह यूपी पुलिस दरोगा। ठीक, तो इस बैच में आप जल्दी से तुरंत शीघ्र एडमिशन लीजिए, फीस बहुत ही कम है। ठीक, तत्काल एडमिशन लीजिए। तो बिल्कुल कोचिंग जंक्शन पर यूपीएसआई का केजीएफ बैच शुरू हो चुका है, जिसमें 2 महीने के अंदर हमारे एक्सपर्ट टीचर्स एकदम शानदार तरीके से आपको सिलेबस का एक एक कोना एकदम आपके मस्तिष्क में कंठस्थ करा देंगे। जरूर एडमिशन लें, फीस बहुत ही कम है, केवल मात्र 999 रुपए रखी गई है और ये ऑफर जो है कुछ ही दिनों तक है, 10 फरवरी तक ही है। इसके बाद फीसेस हाइक हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की सीरीज। आपको मालूम है कल 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। तो आज जानेंगे बजट क्या है। बजट के ऊपर मैं एक पहले से वीडियो बना चुका हूं, जिसमें बजट के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को मैं आपको समझा चुका हूं। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सब का जो है वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे जरूर देखिए, समझिए क्या है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सामान्य तौर पर आप जानते हैं बजट का मुख्य काम है आय और व्यय का अनुमान लगाना। किसके लिए? भविष्य के लिए। ठीक है ना। बजट आदमी किसके लिए बनाता है? बजट आदमी आने वाले समय को लेकर के बनाता है कि आने वाले समय में कितनी आमदनी होंगी या कैसे हम ज्यादा आमदनी प्राप्त कर पाएंगे और उसको किस किस जगह पर खर्च करना है। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं मैं आपको कि संविधान का अनुच्छेद 112 बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है, जिसमें केंद्र सरकार आने वाले समय के लिए पूरे साल भर का खाका खींचती है, नीतियों को बताती है कि कौन कौन सी नई योजनाएं या कौन कौन सी प्रचलित योजनाओं को जारी रखा जाएगा, देश के आम नागरिकों की भलाई के लिए कौन कौन से काम किए जाएंगे। तो जो बजट पेश हो चुका है उसमें हम आज जो है देखेंगे उसके आंकड़ों के बारे में कि बजट के कौन कौन से आंकड़े आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि बजट तो बहुत आपको मालूम है 150 पन्नों से अधिक का बजट है, पूरा बजट आंकड़ों से भरा है, लगभग 34 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। अब उसमें किस क्षेत्र से कितने करोड़ की आमदनी हुई उसे हमें रटना नहीं है, ध्यान नहीं देना है कि इस क्षेत्र को इतना करोड़ रुपए मिला, इस क्षेत्र को इतना करोड़ रुपए मिला, हमें ये सब नहीं ध्यान देना है। हमें परीक्षोपयोगी तथ्यों को जो है, जो बहुत विशेष तत्व हैं, विशेष तथ्य हैं, उन्हीं को फोकस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, प्रश्न के माध्यम से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2021 को संसद में किसने पेश किया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बजट कौन पेश करता है। बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। तो इस समय भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं।
तो केंद्रीय वित्तीय बजट 2021 को किसने पेश किया? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक, इसी पर एक और तथ्य बन जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का, ठीक है ना, कब का? फ्री इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो पहला बजट किसने पेश किया होगा? जो स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री रहा होगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थी आर.के. षणमुखम चेट्टी। उनका क्या नाम था? आर.के. षणमुखम चेट्टी। चेट्टी को शेट्टी भी कहते हैं। ठीक, और पहला बजट भारत के लिए ब्रिटिश भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टर्म नहीं है, लेकिन एक बार जानते रहेंगे तो काम आएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न को समझ गया आप। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट से रिलेटेड है। क्या है प्रश्न? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कब? वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? बजट में अगले आने वाले साल के लिए राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहेगा, इसका प्रश्न पूछा गया है। बजट का सबसे महत्वपूर्ण टर्म यह होता है कि राजकोषीय घाटा कितना रहेगा। राजकोषीय घाटा आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि राजकोषीय घाटा को आप साधारण तौर पर मात्र यह समझें कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाहर से कितना ऋण लेती है, कितने रुपए का ऋण लेती है। जो भी बाहर से ऋण लेती है सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। मतलब उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट अंग्रेजी टर्म है। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों टर्म से परिचित रहिए तो अच्छा रहता है। अब थोड़ा सा देखते हैं टर्म, इस टर्म को आप देख लीजिए। ये पूरा जो है घाटे के बारे में ही है, सरकार का पूरा घाटे का आंकड़ा ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार की जितनी आमदनी होती है, कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा क्या कर रही है? खर्च कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार हर साल जो है बाहर से ऋण लेती है, इसलिए सरकार को हर साल क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है ना, क्यों खर्च करती? क्योंकि सरकार जो है, सरकार के ऊपर दबाव रहता है लोक कल्याण करने का, लोगों के ऊपर या लोगों के लिए नई नीतियां, नई कल्याणकारी नीतियों पर ज्यादा पैसा खर्च करने का भारी दबाव रहता है। इस भारी दबाव के कारण सरकार हर वर्ष क्या करती है? ज्यादा पैसा खर्च करती है, और जब आमदनी कम रह जाती है तो बाहर से पैसा क्या लेती है? उधार लेती है। तो इस अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है 2021-22, वो कहता है कि जो राजकोषीय घाटा होगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 6.8%। किसका 6.8% रहेगा? तो वो रहेगा जीडीपी का। जीडीपी मतलब क्या कहते हैं इसको? सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। केवल प्रतिशत ही ना समझिएगा, प्रतिशत किस चीज का प्रतिशत है तो उसको उस प्रतिशत को भी समझिएगा। ठीक है ना, यहां दिखाया गया है फिस्कल डेफिसिट। ये जो रेड लाइन है उसको क्या दिखाया गया है? फिस्कल डेफिसिट। मतलब ये क्या है? राजकोषीय घाटा है। मतलब यह दिखाता है कि सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाहर से टोटल कितने रुपए का ऋण ले रही है। तो वो कितना ऋण ले रही है? जीडीपी का 6.8%। थोड़ा सा ही जो है आप इधर बैक होइए। ये किसकी बात हो रही है? आने वाले समय के लिए। आने वाला समय 2021-22 का मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक की बात हो रही है कि उसमें हम राजकोषीय घाटा कितना रखेंगे? जीडीपी का मात्र 6.8% ही रखेंगे, उससे ज्यादा ऋण हम नहीं लेंगे। ये सरकार लक्ष्य लेकर के चल रही है, ये सरकार बजट बना करके चल रही है कि हम आने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी के 6.8% से ज्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होने देंगे। थोड़ा सा ही आप टर्म आइए तो ये आपका दिख रहा है 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट कहने का मतलब जब बजट आप बनाते हैं और बजट जब समाप्त होने वाला होता है, अभी आपको पता है कि महीना कौन सा चल रहा है? फरवरी। ठीक,
वर्तमान वित्तीय वर्ष कब तक चलेगा? वर्तमान वित्तीय वर्ष चलेगा मार्च 2021 तक, ठीक ना। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 चल रहा है, कब तक चलेगा? मार्च 2021 तक चल रहा है। उस संदर्भ में पहला जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है किसका? फिस्कल डेफिसिट का, यानी राजकोषीय घाटा का। वो बताता है कि राजकोषीय घाटा कितना पहुंच चुका है भैया? राजकोषीय घाटा पहुंच चुका है जीडीपी का 9.5% पहुंच चुका है। और सरकार ने बजट में कितना बताया था? बजट एस्टीमेट में कितना किया था? सरकार बजट बनाते समय सरकार ने तय किया था कि राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3.5% तक ही रखा जाएगा। लेकिन भैया राजकोषीय घाटा कितना हो गया? जीडीपी का 9.5%। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि एक तो कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में, कह लीजिए विश्व के ज़्यादातर देशों में, भारत में भी लंबा लॉकडाउन लग गया, ठीक है ना। अब लॉकडाउन को आप समझिए, अगर आपकी आमदनी खत्म हो गई, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आप व्यय नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। कहने का मतलब जब आर्थिक गतिविधि ठप है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब क्या है, ठप है, तो भैया सरकार को टैक्स कौन देगा? जब कुछ बनेगा, कुछ बिकेगा, तभी तो सरकार को टैक्स मिलेगा। तो सरकार को जो टैक्स के रूप में धन प्राप्त होता था, वो धन क्या हो गया? वो प्राप्त होना बिल्कुल हो गया इस वित्तीय वर्ष में कम। और सरकार जो आंकड़ा लेकर के चल रही थी कि हम अपने खर्चों को मात्र जीडीपी के 3.5% से ही लोन लेकर के काम चला लेंगे, वो सरकार को कैसे करना पड़ा? जीडीपी का 9.5% जो है, कह लीजिए राजकोषीय घाटे के रूप में अतिरिक्त ऋण लेना पड़ गया, ठीक है ना। समझ गया? यानी आमदनी हुई नहीं, लेकिन खर्च ज्यादा सरकार को करना पड़ गया। किसान कल्याण योजना जो है लाई, गरीब अन्नदाता स्कीम टाइप के कई स्कीम्स लाई कोरोना काल में जो है, जिसमें लोगों को चना वगैरह मिलता था, ठीक है। और आने वाले समय के लिए सरकार का लक्ष्य ये है कि इस राजकोषीय घाटे को अभी हम एकाएक तो खत्म कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये अनुमान जरूर है कि उसको हम जीडीपी का 6.8% तक करके आएंगे, ठीक है ना। एफआरबीएम एक्ट 2003 कहता है, एफआरबीएम एक्ट 2003 कहता है कि किसी भी सरकार के लिए राजकोषीय घाटा जो है 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ही नियम बनाती है और सरकार ही जो है क्या करती है, क्या करे, मजबूरी है, खर्च तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे खर्च करें, ठीक। इसमें 3-4 और डेफिसिट दिए गए हैं। डेफिसिट कहने का मतलब घाटा दिया गया है। पिछले टर्म में मैंने आपको समझाया था, एक फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, इसको क्या कहा जाता था? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को मैंने आपको बताया था, सरकार अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से जितना ऋण लेती है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब सरकार को जितना राजस्व के रूप में आमदनी हुई, मैंने प्राप्ति 2 प्रकार की बताई थी, एक राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व में जितनी प्राप्ति होती है और सरकार डेली यूजेस के लिए, कह लीजिए प्रतिदिन के यूजेस के लिए, यानी राजस्व में जो करती है उसका जो अंतर होता है वो क्या होता है? वो होता है राजस्व घाटा। तीसरा घाटा होता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसको मैंने आपको बताया था कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी घटा ली जाए तो क्या मिल जाता है? प्राइमरी डेफिसिट मिल जाती है। और उसी प्रकार से एक और टर्म मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है, ठीक है ना। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है कि इस राजस्व घाटे में कितना पैसा जो है परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए खर्च किया गया, ठीक। प्रश्न देखते हैं और थोड़ा सा आगे कि और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इस आंकड़ों में क्या हो सकता है, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगले आने वाले पूरे 1 साल के लिए जो है याद करके रखना है, क्योंकि अगले आने वाले 1 साल में जो भी बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, वो इन सब में से पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है ना। केंद्र सरकार
को सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से मिलने वाला है, सरकार के मस्तिष्क में या सरकार के बजट में क्या है। तो जब भी ऐसी बात आए तो आप मात्र एक फिगर, इस फिगर को जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या फिगर है कि रुपया आता कहाँ से है, रूपी कम्स फ्रॉम, और रुपया जाता कहाँ से। इस फिगर को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो इस एक फिगर से कम जो है मेरा अनुमान है कि 15 से 20 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और ये 15 से 20 प्रकार के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब अत्यंत ही संभावित प्रश्न है परीक्षा में आने लायक, ठीक है ना। जैसे प्रश्न क्या पूछा गया, जैसे प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है ना। अब इस फिगर में बताइए आप कि इधर वाली जो फिगर का ये जो हिस्सा है ये बताता है कि सरकार का राजस्व यानी 1 रुपया इसलिए लिया जाता है ताकि वो आपको सही प्रतिशत ढंग में बताया जा सके, प्रतिशतता के हिसाब से आप सरल भाषा में समझ सके। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, उस 100 पैसे को सरकार किस हिसाब से कलेक्ट करती है उसका विवरण इस ग्राफ के में समझाया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, जिसको कहते हैं उधार और अन्य देयताएं, वहां से सरकार को कितना मिल रहा है, 36 पैसे मिल रहा है। मतलब सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्ति हो रही है उसका 36% कहां से मिल रहा है, सरकार को उधार और अन्य देयताओं से मिल रहा है। उधार का मतलब सरकार बाहर से ऋण ले रही है, सरकार बाहर से कर्ज ले रही है, ठीक है ना। दूसरा कैसे प्राप्त हो रहा है, दूसरा प्राप्त हो रहा है कारपोरेशन टैक्स से, जिसे हम कहते हैं निगम कर, ठीक है ना। निगम कर से सरकार को कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 13 पैसा। आयकर से कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, आयकर से पैसा प्राप्त हो रहा है 14। अभी पिछले वित्तीय वर्ष तक स्थिति ये रहती थी कि जो ये निगम कर है, निगम कर का मतलब कारपोरेशन टैक्स जो है, जैसे कोई कंपनी कार्य करती है तो कंपनी की जितनी वार्षिक आय होती है उसका कुछ हिस्सा निगम कर के रूप में सरकार के पास जमा करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपकी व्यक्तिगत जितनी आय होती है उसका कुछ हिस्सा जो है आयकर के रूप में सरकार को देना होता है, उसी प्रकार कंपनियों को क्या देना होता है, निगम कर यानी कारपोरेशन टैक्स देना होता है। ठीक, पिछले वित्तीय वर्ष तक निगम कर भारत में बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है ना। निगम कर आप कह लीजिए कि भारत में 40% तक हुआ करता था। अब सोचिए कि अगर कंपनी जो है, कोई कंपनी 100 रुपए की आमदनी हुई और उस 100 रुपए की आमदनी में कंपनी को क्या देना पड़ जाए, 40 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए, तो कंपनी को बचत कितनी होती थी, कंपनी को बचत तो बहुत कम होती थी। इसका दूसरा इफेक्ट भी पड़ता था, मैं आपको समझाऊं। छोटी सी आप बात समझ लीजिए, जैसे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की ही बात कर लीजिए। आपके सामने दो उदाहरण आते हैं, एक उदाहरण आता है चीन, दूसरा उदाहरण आता है भारत। टर्म थोड़ा सा अलग है लेकिन बात अगर मुद्दे की आ गई है तो समझ लेते हैं। अब आप कहते हैं कि कोई सामान भारत में बनता है तो वो बनता है 15 रुपए का। ठीक वही सामान अगर चीन से हम खरीद करके आयात करके लाते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 12 रुपए का। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई वजह है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है उसके पीछे मैंने दो मुख्य कारणों को पाया है। एक तो भारत में जो ब्याज दर है, ब्याज दर किसका, जैसे आप लोन लेते हैं, प्रत्येक कंपनियां जो है लोन लेती है अपने व्यापार करने के लिए, सभी जो भी बड़े पूंजीपति हैं सभी के ऊपर क्या है, ऋण है। तो भारत में जो ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अभी हाल तक भारत में ब्याज दर जो है कह लीजिए कि आप 8 से लेकर के 10% तक थी जो है, ठीक है ना। कारपोरेट के लिए जो है 8 से लेकर के 10% ब्याज दर था। और चीन में क्या है, चीन में ब्याज दर कितना है, चीन में लोन मिल जा रहा है 4% पर। अब बताइए, जिन्होंने जो है 1000 रुपए का कर्ज लिया तो पता चला चीन में जो है ब्याज देना पड़ रहा है मात्र कितने रुपए का, 40 रुपए का। और भारत में कितना ब्याज देना पड़ रहा है, भारत में ब्याज देना पड़ रहा है 100 रुपए का। तो अब बताइए कास्टिंग कहाँ ज्यादा आ गई, कास्टिंग भारत में ज्यादा आ गई, तो भारत का सामान क्या हो गया, महंगा हो गया, एक कारण। दूसरा कारण किसका था, दूसरा कारण था निगम कर का, कारपोरेशन टैक्स का। चीन उन में जो है कह लीजिए कि 15 से लेकर के 25% तक ही निगम कर था, ठीक है ना। अलग अलग कंपनियों पर 15% से 25% तक ही निगम कर था। लेकिन भारत में आप कह लीजिए कुल कर जोड़ करके कितना पड़ जाता था, 40%। उसको पिछले बजट में संतुलित किया गया
और निर्धारित किया गया कि निगम कर जो है या कंपनी पर जब पड़ने वाला पूरा टैक्स जो है 25% से ज़्यादा न होने पाए, ठीक है ना, जिससे भारतीय उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, प्रतिस्पर्धी हो सके और बिक सके, ठीक है ना। बिकेंगे तभी जब सस्ते होंगे। सस्ते कैसे होंगे? इन सब वजहों से सस्ते होंगे। तो कहने का मतलब ये था, इस बात को मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अभी तक मैं जो भी व्यक्ति परीक्षा के लिए अभी तक याद करता था, वो याद करता था कि कारपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स यानी निगम कर और आय कर, आप जानते होंगे दोनों प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है। किसके हिस्से हैं? दोनों हैं प्रत्यक्ष कर के हिस्से, ठीक है ना। दोनों को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक, क्योंकि इसमें पता होता है किससे टैक्स लिया जाना है। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार को पता नहीं होता टैक्स किससे लिया जाना है, ठीक ना। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे क्या आता है, जीएसटी वगैरह आता है, ठीक। तो अब कारपोरेशन टैक्स को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। 40% से लगभग कहां तक कर दिया गया? 25% तक कम कर दिया गया। तो इससे निगम कर से होने वाली सरकार की आमदनी क्या हो गई? घट गई। और अब वह जो है, इस समय वह जो है सरकार के राजस्व में केवल 13% का योगदान दे पा रहा है और आयकर का हिस्सा कितना पहुंच गया है? 14%, ठीक। इस बीच आप प्रश्न जो था उस प्रश्न को भूल गए। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत क्या है। तो आपको दिखाई पड़ गया होगा कि सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत क्या है भैया? सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है उधार लेना। सरकार ज्यादातर काम कैसे चला रही है? उधार लेके काम चला रही है, ठीक। अब सबसे ज्यादा आमदनी का स्रोत अगर उधार है तो सबसे ज्यादा जो व्यय क्या होगा? उधार का ब्याज देने पर होगा। तो इसलिए सरकार का जो सबसे ज्यादा व्यय भी होता है वो कैसे होता है? वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट पर। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब ब्याज की अदायगी पर होता है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि ब्याज की अदायगी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है ना। ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर 9 पैसा, केंद्रीय सेक्टर की स्कीम पर 13 पैसा, रक्षा पर जो है 8 पैसा खर्च हो रहा है, सब्सिडी पर 9% पैसा खर्च हो रहा है, वित्त कमीशन के और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर 10 पैसा खर्च हो रहा है, राज्यों का जो करों से हिस्सा है उसमें 16 पैसा जा रहा है, पेंशन में 5 पैसा जा रहा है, अन्य खर्चों में 10 पैसा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है ब्याज की अदायगी पर। क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार लेना रह गया है, ठीक। इसलिए जो है आप देख रहे होंगे तो पाएंगे कि इस बार के केंद्रीय बजट 2021-20 में सरकार ने विनिवेश का बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के रखा है। विनिवेश को अंग्रेजी में कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो है बड़ा ही चालाकी वाला टर्म है, ठीक है ना। सामान्य भाषा में इसको कहते हैं बेचना, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? बेचना। लेकिन बेचने को जो है लोग बड़ा बुरे तरीके से ले लेंगे, तो उसको अर्थशास्त्रियों ने नया टर्म दे दिया है, क्या? विनिवेश, ठीक है ना। तो आमदनी तो सरकार को हो नहीं रही ज़्यादा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास जो संपत्ति है उसको बेच करके आमदनी को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार क्या कर रही है, आपने सुना होगा सरकार जो है BPCL को बेचना चाह रही है, HP को बेच रही है। बेचने का मतलब इसमें से अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है ना, विनिवेशीकरण कर रही है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य भाषा में क्या हो रहा है? बेचा ही जा रहा है। LIC को बेचा जा रहा है, आगे प्रश्न भी संबंधित आएगा। और एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। वैसे ठीक भी है, कुछ अर्थशास्त्री ठीक इसलिए कहते हैं कि भाई सरकार का काम कंपनियों को चलाना तो है नहीं, सरकार का काम प्रशासन चलाना है। सरकार कंपनी को चलाए, कंपनी तो पूंजीपतियों को चलाना चाहिए या व्यापारियों को चलाना चाहिए। सरकार का काम प्रशासन चलाना है, सरकार प्रशासन चलाने पर ध्यान दे। ये कंपनी क्यों चलाए सरकार? बिना वजह क्यों जो है बोझ लेकर ढोए और खस्ता हाल कंपनियों को जो है, आप जानते हैं सरकारी व्यवस्था आमतौर पर मानी जाती है कि बहुत ही रोगी वाली व्यवस्था होती है, कहीं किसी जगह कोई सुनता नहीं, ठीक। हालांकि बहुत अच्छे स्तर की सरकारी कंपनियां बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इस एक फिगर से आपको 20 से 25 प्रश्न मिल गए हैं। क्या क्या प्रश्न मिल गए? इधर साइड से आप अगर देखेंगे
तो पहला प्रश्न मिल गया कि सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार और अन्य देयताएं 36 पैसा। दूसरा प्रश्न मिल गया कि प्रत्यक्ष कर में सरकार के पास राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर में सरकार के पास राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर न होकर के क्या? आयकर। ठीक है ना? प्रत्यक्ष कर में सरकार के पास राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर। ठीक। अप्रत्यक्ष कर में सरकार के पास राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर में सरकार के पास राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। ठीक। इसी प्रकार खर्च में देख लिया जाए तो खर्च में सरकार का सबसे ज्यादा जो राजस्व व्यय होता है वो किस पे होता है? वो होता है ब्याज की अदायगी पर। ठीक। उसके बाद अगर कभी विकल्प में आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र पोषित और केंद्र संचालित दो प्रकार की योजनाएं चलती हैं, ठीक है ना? एक को बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र पोषित योजना। कहने का मतलब योजना तो है केंद्र का, सारा काम पैसा केंद्र देता है, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? उस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केंद्र पोषित योजना। ठीक। दूसरी स्कीम क्या है? दूसरी स्कीम होती है केंद्र संचालित योजना, जिसका संचालन भी और खर्च भी सीधा केंद्र करता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र संचालित योजना कहते हैं। तो इन दोनों में खर्च किस पर ज्यादा आ रहा है? तो इन दोनों में जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उस पर सरकार क्या करती है? ज्यादा खर्च करती है। ठीक है ना? अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस बार के बजट के अनुसार रक्षा पर सरकार ने जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय किया, तो रक्षा पर सरकार ने जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय किया? 8%। 8 पैसा मतलब 8% सरकार ने क्या किया? रक्षा क्षेत्र पर व्यय किया। ठीक है ना? सब्सिडी पर कितना व्यय किया? सब्सिडी पर 9% व्यय किया। फाइनेंस कमीशन और उसके अनुसार कितना व्यय किया? उसके अनुसार 10 पैसा व्यय किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊबीएन है, ठीक है? ज्यादा गहराई में घुसने पर ऊबन छूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इसका फिलॉसफिकल जो पार्ट है जिसमें योजनाएं वगैरह हैं, बजट में जो योजनाएं और उनके जो सिद्धांत वगैरह जो नई मतलब थियोरेटिकल पार्ट है, उसको जो है मैं किसी दूसरे वीडियो में लेकर के आपको समझाऊंगा। आज मेरा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़ों को आपके सामने रखना प्रश्नों के माध्यम से, जिससे आप सीख पाए, समझ पाए। ठीक है ना? इस संदर्भ में अगला प्रश्न क्या बनता है? इस संदर्भ में अगला प्रश्न बनता है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार सबसे ज्यादा व्यय करेगी। अभी मैंने बताया है सबसे ज्यादा व्यय कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा भैया व्यय हो रहा है ब्याज भुगतान पर। ठीक है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा आमदनी कहां से हो रही है? उधार से। ठीक, आपको समझ में आ गया? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो वित्त आयोग आप जानते होंगे, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, संवैधानिक निकाय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। किस लिए गठन करेगा? फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का महत्वपूर्ण काम है कि केंद्र के पास जो पैसा इकट्ठा होता है, जो राजस्व इकट्ठा होता है, उस राजस्व को किस फार्मूले के हिसाब से किस राज्य को कितना कितना पैसा दे। मतलब केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग परिभाषित करता है। ठीक है ना? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध कैसा रहेगा, केंद्र हर राज्य को किस फार्मूले के अनुसार या किस आंकड़े के अनुसार किस राज्य को कितना पैसा देगा, इस बात की सलाह कौन देता है? इस बात की सलाह देता है वित्त आयोग। और यह प्रश्न इसलिए बनाया गया है कि अभी इसी बजट सत्र में वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट क्या होने वाली है? पेश होने वाली है। तो एक
महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो भैया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को आप रट लीजिए। जब तक 5 साल ये पूरा नहीं होगा तब तक ये प्रश्न पूछा जाता रहेगा। ठीक है ना, तो उस उतने वर्षों के लिए हो सकता है आप तब तक सेलेक्ट हो जाए अच्छे पदों पर, आपको और वित्त आयोग न याद करना पड़े। ठीक है, हालांकि आप अगर जागरूक नागरिक रहेंगे तो आपको स्वतः आपके मस्तिष्क में बैठा रहेगा। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भैया नंद किशोर सिंह, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NK सिंह। ठीक है ना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। शक्तिकांत दास जो है वित्त आयोग के सदस्य थे 15वें, लेकिन इस समय क्या है? RBI के मौजूदा गवर्नर हैं। ठीक है ना, रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं। YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किसके? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, देखते हैं एक प्रश्न और क्या आने वाला है। और एक प्रश्न है, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस विमानन कंपनी का विनिवेश करेगी? तो मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में सरकार की आमदनी बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है ना, मंदी का दौर तो पिछले साल से ही चल रहा है, उस पर कोरोना नया करके सारा कमर तोड़ दिया। तो अब किस विमानन कंपनी का सरकार विनिवेश करने जा रही है, यानी सरकार की योजना है कि इस विमानन कंपनी का 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। देखिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। 100% डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भैया? पूरा बेच दिया जाए। क्या मतलब है? उस कंपनी को पूरा बेच दिया जाए और सरकार उससे क्या छुड़ा ले? पीछा छुड़ा ले। भैया ये कंपनी ले जाओ, हमें पैसा दे दो। पैसा हमारे पास है नहीं, इसको जैसे चलाना हुआ चलाओ। तो वो कंपनी है, उस कंपनी से छुटकारा, जिससे सरकार छुटकारा पाना चाहती है, वह विमानन कंपनी है एयर इंडिया। कौन सी कंपनी है? एयर इंडिया। बाकी जो विकल्प हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, ये तीनों प्राइवेट क्षेत्र की विमानन कंपनियां हैं। ठीक है ना, और एयर इंडिया को इनसे बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है इन कंपनियों से, और एयर इंडिया का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी सरकार विमान भी चला रही है, लेकिन विमान चलाने के बाद जितना आमदनी नहीं हो रही है उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर दे रही है। यानी एयर इंडिया के संचालन पर सरकार को क्या हो रहा है? घाटा। इसलिए सरकार चाहती है इस कंपनी से अपना पीछा छुड़ाना। और यही वजह है कि पिछले साल से ही सरकार एयर इंडिया बेचना चाह रही है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। भाई घाटे का सौदा कौन करना चाहेगा? या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत माइंडेड हो, वही करना चाहेगा। समस्या ये आ जाएगी कि एयर इंडिया के बेचने के बाद इनके कर्मचारियों वगैरह का क्या इशू होगा। इस वजह से कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं? खिचकती हैं सरकारी कंपनियों को खरीदने में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप ध्यान दे लीजिएगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार एयर इंडिया का क्या करने जा रही है? विनिवेश करने जा रही है 100%। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी का पहला IPO जारी करेगी? ठीक है ना, IPO क्या होता है? IPO एक इकोनॉमी का टर्म है जिसको कहते हैं, इसका अंग्रेजी पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या नाम है इसका? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी जब तक प्राइवेट है, प्राइवेट के बाद जब वह पहली बार घोषणा करती है कि हम इसके शेयरों को आम आदमी को प्रोवाइड करेंगे, यानी आम आदमी भी इस कंपनी का हिस्सेदार मालिक बन सकता है, उस पहली बार के ऑफरिंग को, पहली बार के शेयर ऑफरिंग को, शेयर बेचे जाने को क्या कहते हैं? IPO कहते हैं। आप जानते हैं कि वह कंपनी कौन सी होने जा रही है जिसका पहला IPO सरकार जारी करने जा रही है? तो वो कंपनी होने जा रही है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम का सरकार क्या करना चाहती है? IPO जारी करना चाहती है। किस लिए जारी करना चाहती है? क्योंकि भैया इस समय LIC की मार्केट वैल्यू लगभग 32 लाख करोड़ से ज्यादा है। ठीक है ना, LIC की मार्केट वैल्यू कितनी है? 32 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इस पूरे साल का, पूरे भारत सरकार का जो बजट है वो कितना है? 34 लाख करोड़ से ज्यादा है। मतलब कह लीजिए कि देश के बजट के बराबर वैल्यू किसकी है? भारतीय जीवन बीमा निगम की है। तो सरकार चाहती है कि इसका लगभग 50% या 49% हिस्सा जो है उसके शेयर बेच दिए जाए। ठीक है ना, तो कुछ पैसा जो है क्या होगा? सरकार को प्राप्त हो जाएगा और सरकार क्या चला लेगी? खर्च चला लेगी। लेकिन इस 49% को सरकार धीरे धीरे
पहले हो सकता है 10% इसकी हिस्सेदारी बेचे, ठीक है ना, सरकार 90% मालिक रहे, 10% जो है आम आदमी हो जाए। इस प्रकार से जो है सरकार धीरे धीरे करके कई स्टेप में इसका जो है विनिवेशीकरण करेगी, ठीक है ना। ये जो कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। ओरिएंटल कंपनी भी सरकारी कंपनी है। इसको टोक्यो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। इन तीनों का विनिवेश नहीं होने वाला है। अभी सरकार क्या करना चाहती है, भारतीय जीवन बीमा निगम का विनिवेश करना चाहती है, ठीक है। इस प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूपीएसआई का केजीएफ बैच जरूर ज्वाइन करें। बहुत उत्साह है हमारे एक्सपर्ट टीचरों में, वो आपको जो है निश्चित रूप से आने वाले 2 महीने में जरूर सफलता तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।